Good morning students. Welcome in business studies class. In this session, we are going to discuss about the incentives of motivation. What are the incentives? Incentives can be defined as monetary or non-monetary reward offered to the employees for contributing more efficiently. Incentive can be extra payment or something more than the regular salary or wages. Incentive act as a very good motivator because it encourages the employees to improve their efficiency level and reach the target. The two common types of incentives are financial and non-financial incentives. Today in this session we are going to discuss the financial incentives of motivation. What are the financial incentives? It refers to incentive which are in direct monetary form or measurable in money terms. For example, car, rent-free house, facility of servant, etc. These incentives are helpful to satisfy physiological and safety needs. Very important question is there. Name the incentives which are helpful to satisfy the physiological and safety needs. And your answer is financial incentives. It is very important question for examination point of view. Following are the financial incentives. First one is pay and allowances. Salary includes basic pay along with other allowances. With these employees remain motivated. सैलरी के अलावा हम अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ अदर अलाउंसेस भी प्रोवाइड करते हैं जिससे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से काम करते हैं, मोटिवेट रहते हैं अच्छा काम करने के लिए. सैलरी में उनको बेसिक पे के साथ साथ मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस, इस तरह के कुछ अलाउंस ऐड कर दिए जाते हैं जिससे उनकी जो टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी है वो इंक्रीज हो जाता है. सिर्फ अगर बेसिक पे किसी एम्प्लॉय को दी जाती है तो वो बहुत कम सैलरी होती है. जब उसमें कुछ अलाउंसेस ऐड कर दिए जाते हैं तो उसकी सैलरी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो सेटिस्फाइड रहता है और ऑटोमेटिक अच्छे मोटिवेशन के साथ काम करता है. सेकेंड वन इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव. Employees can be motivated by linking productivity with their salary and wages. अब देखो हम यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को ये मोटिवेट कर सकते हैं कि आप जितना अच्छा प्रोडक्शन करोगे, जितनी अच्छी आउटपुट हमें दोगे, हम उतना ही अच्छा जो है आपको सैलरी देंगे, उतनी ही आपके जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट लगाएंगे, उतना ही आपकी सैलरी और आपकी वेजेस को इंक्रीज कर देंगे. तो एम्प्लॉयज़ ऑटोमेटिक अच्छा काम करेंगे क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उन्हें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट है, वो उनको इंक्रीज करनी पड़ेगी. आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ही सैलरी का जो ग्राफ है वो भी अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जा रहा है. सैलरी का ग्राफ डाउन हो जाता है जैसे ही प्रोडक्टिविटी डाउन होती है. तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अपनी हायर आउटपुट दीजिए, हायर प्रोडक्टिविटी दीजिए, जिससे आपकी सैलरी में रेगुलर इंक्रीमेंट लगते रहेंगे. आप अपने वर्कर्स को डिफरेंशियल वेज पीस रेट सिस्टम, जो कि हम यूनिट 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स में रहा है वो, कि डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कीजिए, जहां आप अपने वर्कर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एफिशिएंट वर्कर्स और इनएफिशिएंट वर्कर्स. और जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उन्हें हायर वेजेस मिलेगी और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उन्हें लोअर वेजेस मिलेंगी. तो इस टाइप के वेज रेट सिस्टम आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करके आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हो. ठीक है, सैलरी ज़्यादा कब मिलेगी, जब हायर प्रोडक्टिविटी होगी. हायर वेजेस कब मिलेंगे, जब आपके प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जब आपका आउटपुट ज़्यादा होगा. इस तरह से आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हो. दीज आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स.
Come to the next category, that is bonus. It refers to the payment to the employees in addition to their regular remuneration, which is paid as a reward of their good services. The payment of bonus may be cash or kind of gifts. सैलरी वेजेस के अलावा अगर हम अपने एम्प्लॉयज को उनकी अच्छी सर्विसेज के लिए कुछ और कैश या कुछ और गिफ्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सभी क्या हैं, बोनस हैं. बोनस जो है, bonus is also given in the form of free trips to foreign countries, paid vacations or gold ornaments, etc. Some companies have the schemes of offering bonus during the festival time like Diwali bonus, Christmas bonus, New Year bonus, etc. Come to the next, that is profit sharing. जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, उसने अपने उस प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट जो है वो उस प्रॉफिट में से अलग कर दिया. वो अलग करके किसको दे दिया, उसने एम्प्लॉयज को दे दिया है. ओनर्स को जो प्रॉफिट का इतना बड़ा पार्ट रिसीव हुआ उसमें से ओनर्स ने एक छोटा सा पार्ट जो है वो किसको दे दिया, अलग करके अपने एम्प्लॉयज को दे दिया. ये क्या है उनके लिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव है एम्प्लॉयज के लिए. इट रेफर्स टू प्रोवाइड ए शेयर टू एम्प्लॉय इन द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एडिशन टू देयर रेगुलर रेम्यूनरेशन. एम्प्लॉयज को सैलरी यानी कि रेम्यूनरेशन तो मिल ही रहा है और रेम्यूनरेशन के साथ साथ उन्हें क्या दे दिया गया है, एक प्रॉफिट का छोटा सा पार्ट भी उनको दे दिया गया है. With these they will provide services with full potential labor and honesty. जो हमारे एम्प्लॉयज हैं अगर उनको इस तरह के इंसेंटिव्स मिलेंगे कि उनको प्रॉफिट भी मिलेगा, रेगुलर रेम्यूनरेशन रेगुलर सैलरीज के साथ साथ उनको प्रॉफिट भी मिलेगा, तो वो अपने फुल पोटेंशियल लेबर और ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे. एक्चुअली में होता ही क्या है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जो आउटपुट आ रही है, जो भी प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं उसके पीछे किसका हाथ होता है, दो पार्टीज का हाथ होता है. वन इज ओनर एंड अदर इज एम्प्लॉयज. ओनर्स क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और एम्प्लॉयज क्या करते हैं, एफर्ट्स करते हैं. ओनर्स की कैपिटल पर एम्प्लॉयज ने एफर्ट्स किया और आउटकम में क्या आता है, प्रॉफिट आता है. और वो सारा प्रॉफिट कहाँ चला जाता है, ओनर्स की पॉकेट्स में चला जाता है, जिससे एम्प्लॉयज क्या रहते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं. वो कहते हैं कि काम तो हम करते हैं, सारे एफर्ट्स तो हमारे हो रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है, ओनर्स की पॉकेट में जा रहा है. हमें तो फिक्स सैलरीज फिक्स रेम्यूनरेशन ही मिल रहे हैं. अगर हमारे ओनर्स ये अनाउंस कर दें कि अपने एम्प्लॉयज को कि आप जितना हायर प्रॉफिट अर्न करोगे उस हायर प्रॉफिट में से उतना ही बड़ा शेयर जो है वो आपको हम ट्रांसफर करेंगे. सैलरीज और वेजेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, सैलरीज और वेजेस के साथ साथ प्रॉफिट का एक बड़ा शेयर भी आपको ट्रांसफर किया जाएगा. तो ऑटोमेटिक एम्प्लॉयज क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे और वो फुल डेडिकेशन, पोटेंशियल, लेबर, ऑनेस्टी के साथ काम करने लगेंगे. कम टू द नेक्स्ट, दैट इज को पार्टनरशिप. को पार्टनरशिप जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एम्प्लॉयज और ओनर के बीच में क्या हो रही है, पार्टनरशिप हो रही है. इट रेफर्स टू प्रोवाइड ए शेयर टू एम्प्लॉयज इन द कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एडिशन टू द रेगुलर रेम्यूनरेशन. एम्प्लॉयज आर आल्सो पार्टनर्स इन द इक्विटी कैपिटल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Consequently, the employees get dividend as well as participation in the management. Dividend means share of profit. ठीक है, ये हम पहले भी पॉइंट जो है वो डिस्कस हो चुका है कि डिविडेंड क्या होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है. ठीक है, अब इस को पार्टनरशिप में क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट गिव ओनरशिप राइट टू द एम्प्लॉयज. अभी जो हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किया दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग. अब इस प्रॉफिट शेयरिंग में क्या था कि एम्प्लॉयज को एक छोटा सा शेयर मिल जाता है प्रॉफिट का, लेकिन उनको ओनरशिप नहीं मिलती. लेकिन को पार्टनरशिप के अंदर हम क्या दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को ओनरशिप दे रहे हैं. ठीक है, हमारे ओनर्स के साथ वो हाथ मिलाकर पूरा काम कर रहे हैं, यानी कि हम उनको ऑफर कर रहे हैं पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. प्रॉफिट शेयरिंग में सिर्फ क्या ऑफर होता है, प्रॉफिट ऑफर होता है, लेकिन को पार्टनरशिप में क्या ऑफर हो रहा है बेटा,
उनको पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफर हो रहा है अलोंग विद द शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमने यहाँ डिस्कस किया कि कंसिक्वेंटली द एम्प्लॉइज गेट डिविडेंड, डिविडेंड मीन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अगेन मैं रिपीट करूंगी कि प्रॉफिट शेयरिंग में हम सिर्फ पार्टनर्स को क्या देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, लेकिन को पार्टनरशिप में हम अपने एम्प्लॉइज को क्या दे रहे हैं, डिविडेंड एज वेल एज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। दोनों फैक्टर्स उनके पास आ रहे हैं। जब उनको पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी मिल रहा है और शेयर ऑफ प्रॉफिट मींस डिविडेंड भी मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने एम्प्लॉइज को कंपनी के शेयर्स ऑफर करते हैं। वो शेयर्स आप उनको डिस्काउंट पर भी ऑफर कर सकते हो और मार्केट प्राइस पर भी ऑफर कर सकते हो। अब आप यहाँ पर बहुत अच्छे से दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकते हो कि प्रॉफिट शेयरिंग में हम सिर्फ क्या ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स को प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। को पार्टनरशिप में हम पार्टनर्स को टू पॉइंट्स जो है, टू फैक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वन इज डिविडेंड एंड अदर इज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वो प्रॉफिट तो लेते ही लेते हैं और साथ में वो ओनर की फॉर्म में भी काम करते हैं, क्योंकि जब हम अपने एम्प्लॉइज को पार्टनरशिप में ले रहे हैं, यानी कि हम उनको अपनी कंपनी के शेयर सेल कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक क्या बन रहे हैं, उसके ओनर बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। रियल में जो शेयर होल्डर्स हैं वही क्या होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं। हमने अपने एम्प्लॉइज को शेयर इशू कर दिए, शेयर इशू करते ही वो क्या बन गए, कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, और शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द मैनेजमेंट, ओनर्स ऑफ द कंपनी। और अब जो ओनर्स हैं वो ऑटोमेटिक किस में पार्टिसिपेट करते हैं, मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फाइनली कंपनी जो है अपने प्रोजेक्ट्स में डील करती है, कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं, और उन प्रॉफिट्स का जो शेयर होता है डिविडेंड की फॉर्म में किसको ट्रांसफर किया जाता है, शेयर होल्डर्स को। अब यहाँ पर शेयर होल्डर्स कौन है, हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो शेयर होल्डर्स की फॉर्म में हमारे साथ काम कर रहे हैं। अदर पब्लिक भी यहाँ पर शेयर होल्डर है, ये नहीं कि सारे एम्प्लॉइज ही शेयर होल्डर है, नो। अदर पब्लिक के साथ साथ हमारे एम्प्लॉइज भी यहाँ पर क्या हैं, उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। Come to the next point, that is retirement benefits. Every employee remain concerned about his future after retirement. जब तक हम काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तब तक तो हमें सैलरीज मिल रही हैं, लेकिन जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे, रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जब हमें सैलरीज नहीं मिलेंगी, ठीक है, तब हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को मेंटेन रखना है, तो उसकी हमें पहले से ही चिंता होती है, यानी कि हम अपने फ्यूचर को लेकर पहले से ही वरीड होते हैं। ठीक है, तो अब अगर ऑर्गेनाइजेशन हमारी उन चिंताओं को दूर कर देती है, हमारी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक एम्प्लॉइज क्या रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं। तो यही रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं कि अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर अनसिक्योर फील कर रहे हो, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। कौन सी सेफ्टी, यहाँ पर दो टाइप की सेफ्टीज की हमने अभी बात की थी, नीड्स की जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, और सेकेंड सेफ्टी कौन सी थी हमारी, आर यू रिमेंबर, सिक्योरिटी नीड्स, सेफ्टी नीड्स, फाइनेंशियल सेफ्टी, इकोनॉमिक सेफ्टी की हमने अभी बात की थी। ठीक है, तो इकोनॉमिक सेफ्टी की यहाँ पर बात आ रही है किसमें, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में। तो एवरी एम्प्लॉय रिमेन कंसर्न अबाउट हिज फ्यूचर आफ्टर रिटायरमेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ हिज फ्यूचर। मैनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज लाइक पेंशन, कि जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपको आपकी सैलरी के प्लेस पर एवरी मंथ एक लिटिल बिट अमाउंट पेंशन की फॉर्म में मिलेगा। प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुटी। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ए फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट इज डिडक्टेड from the pay of every employee and deposited in this fund, that is provident fund. At the time of retirement he gets accumulated amount along with interest. every month हर एम्प्लॉय की सैलरी में से एक लिटिल बिट अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। मोस्टली ये लिटिल बिट अमाउंट नहीं होता, ये 12% होता है हमारी सैलरी का। ठीक है, और इसे एक पर्टिकुलर फंड में, ये गवर्नमेंट का फंड है प्रोविडेंट फंड, वहाँ पर डिपॉजिट करवाया जाता है, और उसके ऊपर हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज होता रहता है, यानी कि जो हमारा पैसा है उसके ऊपर हमें बहुत सारा इंटरेस्ट मिलता रहता है।
उस इंटरेस्ट के ऊपर अगेन इंटरेस्ट वो ऐड होता रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट के सिस्टम्स में, और एट लास्ट जब हम रिटायर होते हैं तो वो सारा अमाउंट जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट प्लस होता रहा, वो सारा अमाउंट एक बड़े से अमाउंट की फॉर्म में, बड़े फिगर की फॉर्म में हमें मिल जाता है, एम्प्लॉयज को दे दिया जाता है। लेकिन ये सारा काम कौन कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उनके लिए। सैलरी में से पैसा काटा जरूर जा रहा है, डिडक्ट किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है हमारी सैलरी में से, लेकिन ये सारे एफर्ट्स कर कौन रहा है हमारे लिए? ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। नेक्स्ट वन इज ग्रेचुटी। इट इज ए मॉनेटरी बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. It is defined as benefit plan where no contribution is made by an employee. Very important point है बेटा ये कि ग्रेचुटी क्या होती है? ये ऐसा अमाउंट है जिसमें हम एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ये एम्प्लॉयर जो है वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को उसकी सर्विसेज के बदले में, कि आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इतना लंबा टाइम इतनी अच्छी सर्विसेज दी, तो आपके बेस्ट कंट्रीब्यूशन के लिए हम आपको अपनी तरफ से एक फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करने जा रहे हैं जिसमें एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन प्रोविडेंट फंड में सारा का सारा जो अमाउंट होता है वो किसका होता है? एम्प्लॉय का होता है। और ग्रेचुटी में सारा का सारा जो अमाउंट है वो किसका होता है? एम्प्लॉयर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज परक्यूजिट्स और पर्क्स. These are those facilities which an employee gets free from the employer. That is medical facility, free education for children, housing and car facility, facility of servants, etc. ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हमें प्रोवाइड करती हैं, लेकिन बदले में हमसे कोई भी मनी चार्ज नहीं करती हैं. These facilities play an important role in motivating the employees. These are the all monetary benefits, or we can say that financial incentives provided by the organizations to employees for motivating them. Now the time of case study questions. First question is, Mrs. Raj Lakshmi is working as the human resource consultant in a firm manufacturing cosmetic which is facing a problem of high employee turnover. The CEO of the company has invited suggestions from her for retaining the talented employee and reducing the employee turnover. Mrs. Raj Lakshmi recommends that the good employee be rewarded in a way that it creates a feeling of ownership among the employees and the same time makes them contribute towards the growth of the organization. Identify the incentive and explain its type which has been suggested by Mrs. Raj Lakshmi to the CEO of the company. What is the case? केस क्या कहता है कि मिसेस राज लक्ष्मी जो हैं एक फर्म में जो है ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट की पोस्ट पर काम कर रही हैं. उस फर्म को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. वो प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ के जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो बार बार ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं. तो कंपनी का सीईओ अपनी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को कॉल करता है, कहता है कि रीज़न ढूंढो कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं बार बार छोड़कर हमें क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जब छोड़ के जाते हैं तो नए एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने में बहुत सारा जो कंपनी को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है. तो राजलक्ष्मी से सजेशंस मांगे जा रहे हैं कि हम किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रख सकते हैं कि वो जो टर्नओवर रेट हाई होता जा रहा है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए. तो मिसेस राजलक्ष्मी ने अपने सीईओ को एक सजेशन दिया है. वो सजेशन क्या है? वो कहती हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए रिवार्ड की फॉर्म में कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ में ओनरशिप की जो फीलिंग है उसको क्रिएट करना चाहिए. ठीक है, कि वो कहती हैं कि एम्प्लॉयज़ को ओनर बना दो ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएंगे. तो अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाए जिससे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिटेन रहें. हमारे पास जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट जो है वो हायर होता जा रहा है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए. तो हमारा आंसर क्या रहेगा? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में कौन सी कैटेगरी रहेगी यहाँ पर?
को पार्टनरशिप, क्योंकि को पार्टनरशिप में ही ऐसा प्लान होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ओनरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रॉफिट के साथ साथ हम उनको क्या देते हैं, ऑनरशिप देते हैं। ठीक है, तो अगर उनकी ऑनरशिप होगी तो उनका डेडिकेशन, उनकी जो पोटेंशियल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो और हायर होती जाएगी, जिससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी काम करने की। ठीक है, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या परचेज कर लिए होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स परचेज कर लिए होंगे। Come to the next question. A public transport corporation has hired 1000 buses for the different routes for the passengers of metropolitan city. Most of the 3000 employees में उनके पास 3 categories हैं, drivers, conductors, helpers, etc. of these buses have been found to be unsatisfactorily dealing with public and daily commuters. They seem to be little interested in the job and the job seemed to have lost all meaning to them. As manager of public transport company, what financial incentives will you use to improve the working of the employees in this question? अब हमारा केस क्या कहता है? केस कहता है कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके पास 1000 बसेज हैं, उन 1000 बसेस की सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए 3000 एम्प्लॉयज़ हैं। अब वो सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं अपनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जो कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। ठीक है, और जो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका जॉब के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है, वो जॉब उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती, मीनिंगलेस जॉब है वो उनके लिए। और कहते हैं कि अब कुछ ऐसा प्रोवाइड करें, कोई ऐसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हम उनको प्रोवाइड करें जिससे उनकी जॉब की इम्पोर्टेंस उनके लिए बढ़ जाए, यानी कि एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझने लगें कि इस जॉब से हमें बहुत सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, हमें इस जॉब को बहुत ही ऑनेस्टी से, डेडिकेशन के साथ, लेबर के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ करना है। ठीक है, तो ऐसे क्या इंसेंटिव्स उनको प्रोवाइड किए जाएं? तो हम उनको 2-3 तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम उन्हें प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम पर बेस्ड कर सकते हैं कि जो पर्सन जितने ज़्यादा पैसेंजर्स को जो है बसेस में सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसे उतनी ही ज़्यादा वेजेस, सैलरीज प्रोवाइड की जाएंगी। रिटायरमेंट बेनिफिट दे सकते हो, आप उनको पेंशन बता सकते हो कि अगर आप लंबे टाइम तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, आपको प्रोविडेंट फंड जैसी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। ठीक है, आप उनको एक्स्ट्रा पर्क्स दे सकते हो, एक्स्ट्रा पर्क्स में आप उनको फ्री एकोमोडेशन दे सकते हो। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हो उनके बच्चों के लिए। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की फॉर्म में उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफ मोटिवेशन। Thanks and have a nice day.